नमस्ते और स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवालों से शुरू होते हैं। कौन से? पहला, किसी चीज को हिलाने में आखिर लगता क्या है? दूसरा, जब वो चीज हिलने लगती है तो वो क्या करती है? और तीसरा, कोई उसे कितनी तेजी से हिला सकता है? बहुत बढ़िया। और यही 3 सवाल हमें ले जाते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति की दुनिया में। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का जो मिशन है ना, वो सिर्फ इनकी परिभाषाएं रटना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एक चेन की तरह। हाँ, एक चेन रिएक्शन की तरह। आप कह सकते हैं कि कार्य कैसे ऊर्जा को बदलता है और फिर शक्ति उस बदलाव की रफ्तार को कैसे मापती है। हम आज उस पूरी चेन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर उस चेन की पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं, कार्य यानी वर्क। ठीक है। हमारे श्रोता एक बहुत ही आम से उदाहरण से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक खिलौना कार है। मैंने उस पर उंगली से धक्का दिया और वो आगे बढ़ गई। तो फिजिक्स कहती है कि मैंने कार्य किया। सही। लेकिन अगर मैं एक दीवार पर धक्का लगाऊं, मतलब पूरी ताकत से, लेकिन दीवार तो हिलेगी नहीं। हाँ, नहीं हिलेगी। तो क्या तब भी मैंने कोई कार्य किया? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हाँ। क्योंकि यहीं पर हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है और फिजिक्स की जो भाषा है वो अलग हो जाती है। अच्छा। आप थक जरूर जाएंगे, पसीना भी आएगा, पर फिजिक्स के हिसाब से आपने शून्य कार्य किया। शून्य, जीरो। क्योंकि कार्य के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो बल और दूसरा उस बल की वजह से चीज का अपनी जगह से हिलना, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। तो यहीं से वो फॉर्मूला आता है। हाँ, यहीं से इसका सूत्र निकलता है, W = Fs cos थीटा। W = Fs। यहां तक तो मुझे समझ आया। W यानी कार्य, F यानी बल, S मतलब विस्थापन। हाँ। लेकिन ये आखिरी चीज cos थीटा, ये कहां से आया? इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि सिर्फ धक्का देना और चीज का हिलना ही काफी नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो cos थीटा है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है। अच्छा। यहाँ थीटा मतलब थीटा, आपके लगाए गए बल और चीज के हिलने यानी विस्थापन, इन दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है। कोण, एंगल। हाँ। और यही कोण तय करता है कि आपका किया गया कार्य कैसा होगा। मतलब वो मददगार होगा, बेकार जाएगा, या फिर नुकसानदेह होगा। 1 मिनट, मददगार, बेकार या नुकसानदेह, मतलब कार्य के भी प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी कोण के आधार पर कार्य की 3 प्रकृतियां होती हैं। बताइए। पहला है धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। ये तब होता है जब आपका बल और विस्थापन दोनों लगभग एक ही दिशा में हों। जैसे मेरी खिलौना कार, मैंने आगे धक्का दिया, वो आगे गई। बिल्कुल, यहाँ आपका कार्य कार की गति बढ़ाने में मदद कर रहा है, इसलिए ये मददगार है। ठीक है, ये तो सीधा साधा है। लेकिन बेकार कार्य से आपका मतलब क्या था? उसे फिजिक्स में कहते हैं शून्य कार्य, जीरो वर्क। ये तब होता है जब बल और विस्थापन के बीच ठीक 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री? हाँ, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं ताकत भी लगा रही हूँ, चीज हिल भी रही है, लेकिन काम फिर भी 0 है। ये कैसे हो सकता है? इसके उदाहरण बहुत हैरान करने वाले हैं। जैसे वो कुली वाला उदाहरण जो हमारे स्रोतों में है। हाँ, वही। वो अपने सिर पर 50 किलो का बक्सा लेकर प्लेटफॉर्म पर सीधा चल रहा है, उसे पसीना आ रहा है, वो थक रहा है, और आप कहें कि उसने कोई काम नहीं किया। देखिए, यहीं पर हमें जैविक प्रयास और भौतिकी के कार्य का फर्क समझना होगा। उसका शरीर तो ऊर्जा खर्च कर रहा है, वो एक अलग बात है। पर अगर हम सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य को देखें, तो उसने बक्से को संभालने के लिए बल ऊपर की तरफ लगाया। सही। हाँ, ऊपर की तरफ, लेकिन वो चल आगे की तरफ रहा है। हाँ। तो बल ऊपर, विस्थापन आगे, दोनों के बीच का कोण हुआ ठीक 90 डिग्री। तो कार्य शून्य हो गया। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य है। कमाल है। तो इसका मतलब है कि जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हाँ सोचिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे हमेशा केंद्र की ओर खींचता है, लेकिन उसकी गति की दिशा तो हर पल 90 डिग्री पर होती है। एकदम सही। तो गुरुत्वाकर्षण उस पर कोई कार्य नहीं कर रहा, और शायद इसीलिए उसकी स्पीड कम नहीं होती। क्या बेहतरीन कनेक्शन जोड़ा है आपने। बिल्कुल यही बात है। वाह। और अब आते हैं तीसरी प्रकृति पर, जिसे आपने नुकसानदेह कहा था। हाँ। ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। हाँ। ये तब होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के उल्टी दिशा में हो। उल्टी दिशा में? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी चलती हुई खिलौना कार को हाथ लगाकर रोकना। कार आगे जाना चाहती है, हाँ, पर आपका बल उसे पीछे धकेल रहा है। समझी? तो यहाँ मेरा कार्य कार की गति को कम कर रहा है, उसे छीन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो धनात्मक कार्य गति को बढ़ाता है और ऋणात्मक कार्य उसे कम करता है। क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा गणितीय संबंध है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन दोनों को जोड़ने वाले पुल का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय। हाँ, ये प्रमेय कहता है कि किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया जो कुल कार्य है, नेटवर्क, बिल्कुल, वो उसकी गतिज ऊर्जा में आए बदलाव के ठीक बराबर होता है।
W net इज इक्वल टू डेल्टा के। तो कार्य से गतिज ऊर्जा बदलती है। इसने तो सीधे सीधे कार्य को ऊर्जा से जोड़ दिया। तो फिर ये ऊर्जा असल में है क्या चीज? ये उस खिलौना कार में कहाँ से आई? बिल्कुल, हमने जो कार्य उस खिलौना कार पर किया वो कहीं गया नहीं। वो उस कार में ऊर्जा बनकर जमा हो गया। ऊर्जा यूं समझिए काम करने की क्षमता है। हमारे स्रोत इसे एक सुपर पावर की तरह बताते हैं। सुपर पावर, हाँ। और ये सुपर पावर मुख्य रूप से दो रूपों में आती है। पहला तो वही जिसका जिक्र भी हुआ, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण ऊर्जा, सही। हमारी खिलौना कार जब चल रही थी तो उसमें गतिज ऊर्जा थी। इसका सूत्र है K = ½ mv²। और इस सूत्र में v का वर्ग है, v²। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप किसी कार की स्पीड दोगुनी करते हैं, मान लीजिए 20 से 40, तो उसे रोकने के लिए लगने वाली दूरी या टक्कर का असर दोगुना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाएगा। ये तो सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई है। ये v² का संबंध वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और गतिज ऊर्जा का एक और गहरा रिश्ता है संवेग के साथ, मोमेंटम। P = mv। हाँ, P = mv। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाएं तो एक नया संबंध मिलता है, K = p²/2m। K = p²/2m। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक बहुत दिलचस्प मतलब है। सोचिए, एक क्रिकेट की गेंद है और एक ट्रक। ठीक है। दोनों का संवेग यानी मोमेंटम बराबर है। इसका मतलब ट्रक बहुत ही धीरे चल रहा है, लगभग रेंग रहा है। लेकिन इस सूत्र के हिसाब से उस हल्की सी गेंद में उस विशाल ट्रक से कहीं ज्यादा विनाशकारी गतिज ऊर्जा होगी। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये तो हुई गति की ऊर्जा। हाँ, लेकिन ऊर्जा तो तब भी हो सकती है जब कोई चीज रुकी हुई हो, है ना? बिल्कुल। जैसे अगर मैं अपनी खिलौना कार को उठाकर एक अलमारी के ऊपर रख दूं, अब वो रुकी हुई है, पर मुझे पता है कि अगर वो वहां से गिरी तो उसमें गति आ जाएगी। तो वो ऊर्जा कहाँ छिपी है? वो ऊर्जा छिपी है स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके आकार में बदलाव के कारण जमा हुई ऊर्जा है। ये संभावित ऊर्जा है जो बस काम करने के लिए तैयार बैठी है। तो जब मैंने कार को अलमारी पे रखा तो मैंने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो काम किया, वो उस कार में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बनकर जमा हो गया। Ug = mgh। और इसका दूसरा रूप वो होगा जो स्प्रिंग में होता है या रबर बैंड में। एकदम सही। उसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। U = ½ kx²। अच्छा। जब आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो आपका किया हुआ कार्य उसमें जमा हो जाता है, और जैसा ही आप उसे छोड़ते हैं वो वापस गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। बिल्कुल। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे में लगातार बदल रही है, स्थितिज से गतिज, गतिज से स्थितिज। अगर मैं एक आदर्श दुनिया की कल्पना करूं जहां कोई घर्षण नहीं है, तो क्या मेरी खिलौना कार एक ढलान पर हमेशा ऊपर नीचे होती रह सकती है, या असल दुनिया में ये ऊर्जा कहीं खो जाती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। और इसका जवाब हमें मिलता है संरक्षी और असंरक्षी बलों की अवधारणा में। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्या होता है? संरक्षी बल वो शरीफ बल है जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ शुरुआती और अंतिम बिंदु पर करता है। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण और स्प्रिंग बल। इनके विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में सुरक्षित जमा हो जाता है, कहीं खोता नहीं है। और असंरक्षी बल, जैसा कि नाम से लग रहा है, ये शरीफ नहीं है, ये ऊर्जा चुरा लेते हैं। आप ऐसा कह सकती हैं। असंरक्षी बल वो हैं जिनका किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है। आप जितना लंबा रास्ता लेंगे, ये उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खा जाएंगे। इसका उदाहरण घर्षण होगा, फ्रिक्शन। सबसे बड़ा उदाहरण। घर्षण बल हमेशा आपकी ऊर्जा को ऊष्मा और ध्वनि में बदलकर बर्बाद कर देता है। आप महसूस कर सकती हैं कि सतह गर्म हो जाती है। तो यहीं से ऊर्जा संरक्षण का वो प्रसिद्ध नियम आता है। हाँ, कि ऊर्जा न तो बनती है न ही नष्ट होती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। बिल्कुल। घर्षण उसे नष्ट नहीं करता, बस ऊष्मा में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बारीकी है। क्या? जब हम कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कुल जोड़ हमेशा बराबर रहता है। K+U = constant। हाँ, तो ये नियम तभी लागू होता है जब सिस्टम पर सिर्फ संरक्षी बल काम कर रहे हों, जैसे एक आदर्श चूल्हा। अच्छा। सबसे नीचे गतिज ऊर्जा अधिकतम, सबसे ऊपर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे में बदलती रहती है। लेकिन असल दुनिया के झूले में तो हवा का प्रतिरोध भी है और कब्जों में घर्षण भी। सही। और इसीलिए कोई भी झूला हमेशा के लिए नहीं झूलता, वो धीरे धीरे रुक जाता है। और यही असंरक्षी बलों का काम है। वे धीरे धीरे सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा और ध्वनि में बदलकर सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती।
लेकिन अगर हम उस ऊष्मा और ध्वनि को भी हिसाब में ले लें तो कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, क्या? दक्षता का दुश्मन घर्षण है। ये लाइन सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। चलिए अब अपनी खिलौना कार पर आखिरी बार वापस आते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं उस कार को 2 मीटर तक धकेलती हूँ और मेरा एक दोस्त भी उसे ठीक 2 मीटर तक धकेलता है। काम तो बराबर हुआ। काम बराबर हुआ, लेकिन मैं ये काम 1 सेकंड में कर देती हूँ और मेरा दोस्त आराम से 5 सेकंड लगाता है। अच्छा। मेरे धक्के में ज्यादा जोर, ज्यादा दम महसूस हुआ। भौतिकी में इस दम को मापने के लिए कोई शब्द है? हाँ बिल्कुल है, और उसे कहते हैं शक्ति, पावर। शक्ति? शक्ति ये नहीं मापती कि कितना काम हुआ, बल्कि ये मापती है कि काम कितनी तेजी से हुआ। ये कार्य करने की दर है, P = WT। तो चूंकि मैंने वही काम कम समय में किया, इसलिए मेरी शक्ति ज्यादा है। आपकी शक्ति ज्यादा है। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि तेजी से काम करना भी है। तो एक वजन उठाने वाला जो 200 किलो धीरे से उठाता है और दूसरा जो झटके से उठा लेता है, तो दूसरे की शक्ति ज्यादा है, भले ही दोनों ने काम बराबर किया हो। समझ गई। शक्ति का एक और सूत्र भी है जो किसी भी पल की शक्ति बताता है, P = F.V। और इसकी इकाई वॉट है? हाँ, ऐसा इकाई वॉट है। और एक और प्रचलित इकाई है हॉर्स पावर। बिल याद आ गया। उस पर किलोवॉट यानी KW लिखा होता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम किलोवॉट यानी शक्ति के लिए पैसे देते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे साफ करना बहुत जरूरी है। बताइए। हम शक्ति के लिए भुगतान नहीं करते, हम ऊर्जा की खपत के लिए भुगतान करते हैं। ऊर्जा की खपत? हाँ, जिसकी व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा, kWh। अच्छा, किलोवॉट घंटा। इसका मतलब है कि आपने 1 किलोवाट शक्ति का उपकरण कितने घंटे तक इस्तेमाल किया। आपका बिल असल में ऊर्जा का है, शक्ति का नहीं। ये बहुत काम की जानकारी है। अब आखिरी सवाल। पूछिए। कोई भी मशीन, चाहे वो कार का इंजन हो या मिक्सर, 100% कुशल क्यों नहीं होती? हम जितनी ऊर्जा उसे देते हैं उतना काम हमें वापस क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब फिर से हमारे उसी पुराने दुश्मन में छिपा है, घर्षण। असंरक्षी बल, घर्षण, हवा का प्रतिरोध। जब मशीन चलती है तो हमारी दी हुई ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा ऊष्मा और ध्वनि के रूप में बर्बाद हो जाता है। और इसी को हम दक्षता से मापते हैं, एफिशिएंसी। हाँ, दक्षता का सूत्र है ईटा या ईटा = उपयोगी आउटपुट ऊर्जा को कुल इनपुट ऊर्जा से भाग देना। और चूंकि कुछ ऊर्जा हमेशा बर्बाद होती ही है, इसलिए आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है और दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि हमने एक खिलौना कार के साधारण से विचार से शुरुआत की और देखा कि कैसे ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। हमने कार पर कार्य किया, उस कार्य ने कार को ऊर्जा दी, और जिस दर से आपने वो ऊर्जा दी वो आपकी शक्ति थी। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि बल की प्रकृति, मतलब वो संरक्षी है या असंरक्षी, यह तय करती है कि सिस्टम की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी या नहीं, या घर्षण की गर्मी में खो जाएगी। शक्ति उस ऊर्जा के लेन देन की गति को मापती है और दक्षता हमें ये बताती है कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी कितनी ऊर्जा व्यर्थ हो गई। ये वाकई एक दिलचस्प सफर रहा, भौतिकी के बिल्कुल केंद्र में। नमस्ते। आज हम भौतिकी की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी जिद्दी दुनिया में उतर रहे हैं। ये दुनिया है घूमने वाली चीजों की। हाँ, मतलब एक घूमता हुआ लट्टू कैसे सीधा खड़ा रह पाता है, या फिर एक आइस स्केटर वो बिना किसी को छुए अपनी स्पीड कैसे बढ़ा लेता है। हम इन घूमने वाली चीजों के कह सकते हैं 3 सीक्रेट कोड्स क्रैक करेंगे। बिल्कुल। पहला, इन्हें घुमाने वाला स्टार्टर। दूसरा, घूमने से रोकने वाली इनकी जिद। और तीसरा, इनका एक अटूट नियम। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। दरवाजा। हाँ, हम सब ने दरवाजा खोला है, लेकिन कभी ये सोचा है कि दरवाजे का हैंडल हमेशा कब्जे से दूर ही क्यों होता है? ये एक अच्छा सवाल है। अगर उसी हैंडल को उठाकर कब्जे के पास लगा दें तो क्या होगा? मतलब 10 किलो का धक्का दरवाजे को आराम से खोल भी सकता है या पूरी तरह बेकार भी हो सकता है। सही कहा। सारा खेल इस बात का नहीं है कि कितना जोर लगाया, बल्कि इस बात का है कि कहां और कैसे लगाया। बिल्कुल। और यहीं से हमारा पहला सीक्रेट कोड सामने आता है, बलाघूर्ण या टॉर्क। एकदम सही। टॉर्क को आप मतलब घुमाव वाला धक्का समझ सकते हैं। घुमाव वाला धक्का। हाँ, ये सिर्फ बल नहीं है, ये बल का वो असर है जो घुमाव पैदा करता है। भौतिकी में हर चीज को नापने का एक तरीका होता है और टॉर्क यही नापता है कि कोई बल किसी चीज को कितना असरदार तरीके से घुमा सकता है। अच्छा। आपके दरवाजे वाले उदाहरण में जब आप कब्जे से दूर धक्का देते हैं तो आप उसी बल से ज्यादा लिवरेज या कह लीजिए फायदा उठाते हैं। मतलब ये भौतिकी का एक तरह से डिस्काउंट कूपन है, जितना दूर से धक्का दो उतना कमजोर लगाना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसका जो सूत्र है वेक्ट टाउ = वेक्टर R
क्रॉस वेक्टर एफ, वो शायद डरावना लग सकता है, हाँ, वो क्रॉस प्रोडक्ट देखकर तो लगता ही है। पर वो असल में इसी डिस्काउंट कूपन का हिसाब किताब है। वो बस ये कहता है कि सबसे अच्छा घुमाव तब मिलेगा जब आप दो चीजें करेंगे। ओके। पहली, घूर्णन के अक्ष यानी कब्जे से ज्यादा दूरी आर पर बल लगाएंगे, और दूसरी, बल को सीधा सीधा मतलब 90 डिग्री के कोण पर लगाएंगे। अच्छा, मतलब अगर मैं दरवाजे को उसकी धार की तरफ से दबाने लगूं तो वो नहीं घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि आपका बल घुमाने के काम ही नहीं आ रहा है। और ये जो सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट का चक्कर है, ये क्यों जरूरी है? क्या बस ये बताना काफी नहीं कि कितना टॉर्क लगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, दरवाजा दो तरह से घूम सकता है ना? हाँ, अंदर या बाहर। आपकी तरफ खुल सकता है या आपसे दूर बंद हो सकता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, वेक्टर बस इसी सवाल का जवाब देता है कि भाई घूम किस तरफ रहा है। ये हमें घूमने की दिशा बताता है। गणित का ये तरीका अपने आप हमें बता देता है कि घुमाव का अक्ष कौन सा है और चीज किस तरफ घूमेगी। समझ गया, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी बताता है। बिल्कुल। ठीक है, तो टॉर्क वो स्टार्टर है जो चीजों को घूमने का, कह सकते हैं, न्योता देता है। पर हर कोई इस न्योते को आसानी से कबूल तो नहीं करता। सही बात है। मैं उतना ही टॉर्क एक साइकिल के पहिए पर लगाऊं और एक भारी ट्रक के टायर पर, तो जाहिर नतीजा अलग होगा। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बस घूमने में ज्यादा आलसी होती हैं। ये क्या है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आलस। अच्छा। सीधी लाइन में चलते हुए इस आलस को हम द्रव्यमान या मास कहते हैं। एक साइकिल को धकेलना आसान है, एक ट्रक को मुश्किल। हाँ। घूर्णी गति की दुनिया में इसी आलस या जिद को जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ, ये किसी वस्तु की वो खासियत है जो उसके घूमने की अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। अगर वो रुकी है तो उसे घूमने से रोकती है, और अगर घूम रही है तो उसे रोकने से रोकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज का वजन ज्यादा है उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होगा? हमेशा ऐसा नहीं होता, और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट दिलचस्प हो जाता है। कैसे? जड़त्व आघूर्ण सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि चीज में कितना माल है, मतलब द्रव्यमान कितना है, बल्कि इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो माल घूमने वाली धुरी के आसपास कैसे बटा हुआ है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। एक ही वजन की दो चीजों का जड़त्व आघूर्ण अलग अलग हो सकता है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल है। मान लीजिए आपके पास 1 मीटर लंबी 1 किलो की लोहे की छड़ी है। ठीक है। अगर आप उसे ठीक बीच से पकड़कर घुमाएं तो वो आसानी से घूम जाएगी। अब उसी छड़ी को एक किनारे से पकड़कर घुमाने की कोशिश कीजिए। ओ हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? छड़ी वही है, वजन वही है, पर क्योंकि आपने घूमने का अक्ष बदल दिया, ज्यादातर द्रव्यमान अब अक्ष से दूर चला गया है। अच्छा। और जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है I = mr², उसमें दूरी यानी r का वर्ग है। इसका मतलब दूरी बढ़ाने पर ये घूर्णी आलस बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा, तो ये I = mr² वाला सूत्र तो एक कण के लिए है। हाँ। पर एक क्रिकेट का बल्ला या कोई डिस्क, वो तो खरबों कणों से बनी होती हैं जो अलग अलग दूरी पर हैं। हाँ। तो क्या हर कण के लिए ये हिसाब लगाकर जोड़ना पड़ता है? ये तो नामुमकिन लगता है। अगर ऐसा करना पड़ता तो कोई भी इंजीनियर या वैज्ञानिक ये हिसाब कभी नहीं लगा पाता। हाँ। खुशकिस्मती से भौतिकविदों ने आलसी होने के बहुत स्मार्ट तरीके निकाले हैं। उन्होंने 2 कमाल के शॉर्टकट बनाए हैं, समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय। शॉर्टकट्स, ये चीट कोड्स? आप चीट कोड्स कह सकते हैं, बिल्कुल। ये मजेदार लग रहा है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, कुछ आसान आकृतियों जैसे डिस्क या गोले का, उनके केंद्र के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण हमें पहले से पता होता है। हाँ, वो लिस्ट दी होती है। हाँ, तो समांतर अक्ष प्रमेय यानी I = ICM + MD², वो कहता है कि अगर तुम्हें केंद्र के चारों ओर का जड़त्वाघूर्ण पता है और तुम किसी और अक्ष पर इसे जानना चाहते हो जो केंद्र वाली अक्ष के समांतर d दूरी पर है, तो बस पुराने वाले में MD² जोड़ दो। बस तुम्हें पूरा हिसाब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत समय बचाता है। वाह। और दूसरा वाला लंबवत अक्ष प्रमेय? वो और भी खास है, लेकिन सिर्फ चपटी 2D चीजों के लिए, जैसे कि एक प्लेट या रोटी। अच्छा। वो कहता है IZ = IX + IY कि अगर आप प्लेट के तल पर 2 लंबवत अक्षों X और Y पर जड़त्व आघूर्ण जानते हैं, तो तल के लंबवत Z अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण बस उन दोनों का जोड़ होगा। अरे वाह। ये भी एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। नोट्स में जो रिंग mr² के लिए, डिस्क 1/2 mr² के लिए और ठोस गोले 2/5 mr² के लिए लिस्ट है ना, हाँ। वो इन्हीं सिद्धांतों का नतीजा है, जिन्हें याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टर यानी टॉर्क है
और घूर्णी आलस यानी जड़त्व आघूर्ण भी है। पर जब कोई चीज घूमने लगती है तो उसमें एक अलग ही तरह की जिंदा दिली आ जाती है। जिंदा दिली। हाँ, वो बस घूमते रहना चाहती है। और यहीं से हमारा तीसरा और शायद सबसे जादुई कोड आता है, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम, एकदम सही। हाँ, सीधी रेखा में चलती हुई चीज में जो मोमेंटम होता है, P = mv, मतलब उसे रोकने में कितनी मशक्कत लगेगी। हाँ, संवेग। घूमने वाली चीज में वही कोणीय संवेग L = I ओमेगा होता है। ये उसके घूर्णी आलस I और उसकी घूमने की रफ्तार ओमेगा का गुणनफल है। अच्छा। और न्यूटन का दूसरा नियम जो कहता है कि बल लगाने से संवेग बदलता है, वो घूमने की दुनिया में भी लागू होता है। यहाँ वो कहता है कि टॉर्क लगाने से कोणीय संवेग बदलता है। वेक्टर टाउ = d वेक्टर L dt। और अगर टॉर्क ना लगाया जाए तो, अगर कोई बाहरी घुमाव वाला धक्का न हो तो क्या होगा? यहीं से वो आइस स्केटर वाली बात आती है जो मुझे हमेशा किसी जादू की तरह लगती है। हाँ, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो घूमना शुरू करता है हाथ फैलाए हुए, और फिर जैसे ही वो अपने हाथों को शरीर के पास लाता है वो तेज घूमने लगता है। कैसे? वो तो किसी चीज से धक्का भी नहीं ले रहा। ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का सबसे शानदार उदाहरण है। ये नियम भौतिकी के सबसे मजबूत नियमों में से एक है। अच्छा। ये कहता है कि अगर किसी घूमते हुए सिस्टम पर कोई बाहरी टॉर्क ना लगे तो उसका कुल कोणीय संवेग हमेशा स्थिर रहेगा, वो बदल नहीं सकता। मतलब ये एक तरह का ब्रह्मांडीय वादा है। हाँ, बिल्कुल एक वादा। तो जब स्केटर अपने हाथ बाहर फैलाकर घूमता है तो उसका द्रव्यमान अक्ष से दूर होता है, इसलिए उसका जड़त्व आघूर्ण I ज्यादा होता है। ठीक है। जब वो हाथों को अंदर खींचता है तो द्रव्यमान अक्ष के पास आ जाता है और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है। अब ब्रह्मांड का वादा तो पूरा करना है, कुल कोणीय संवेग L = I ओमेगा को स्थिर रहना है। तो अगर स्केटर ने अपना I कम कर लिया है तो सिस्टम को अपना कोणीय वेग ओमेगा बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि गुणनफल वही रहे। अरे वाह! ये एक सौदा है, वो अपनी बनावट को रफ्तार से बदल लेता है। वाह! तो ये जादू नहीं है, ये बस स्केटर का अपने ही द्रव्यमान को चालाकी से पुनर्व्यवस्थित करके भौतिकी के एक मूलभूत नियम का फायदा उठाना है। बिल्कुल। मैं बचपन में घूमने वाली कुर्सी पर यही करता था। पैर सिकोड़ने पर कुर्सी तेज हो जाती थी। हाँ, सबने किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं खगोल भौतिकी का एक सिद्धांत दोहरा रहा था। बिल्कुल, गोताखोर और जिम्नास्ट भी हवा में यही करते हैं। हवा में कलाबाजी करने के लिए वे अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं ताकि उनका I कम हो और वे ज्यादा चक्कर लगा सके। और फिर पानी में घुसने से ठीक पहले वे शरीर को फिर से फैला लेते हैं ताकि I बढ़ जाए और उनकी घूमने की रफ्तार धीमी हो जाए। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं इस अध्याय के, कह सकते हैं, फाइनल बॉस पर। फाइनल बॉस। हाँ, लोटनी गति या रोलिंग मोशन। जब कोई पहिया सड़क पर चलता है तो वो एक ही समय में दो काम कर रहा है। वो आगे भी बढ़ रहा है और अपनी जगह पर घूम भी रहा है। हाँ, ये दोनों दुनियाओं का मिश्रण है। सही। इसीलिए इसमें दो तरह की ऊर्जा होती है। उसके पास ऊर्जा के मान लीजिए 2 बैंक खाते हैं। अच्छा। एक आगे बढ़ने के लिए, जिसे रैखिक गतिज ऊर्जा ½mv² कहते हैं, और दूसरा अपनी जगह पर घूमने के लिए, जिसे घूर्णी गतिज ऊर्जा ½ I ω² कहते हैं। तो कुल ऊर्जा इन दोनों का जोड़ हुई। हाँ, उसकी कुल ऊर्जा इन दोनों खातों में जमा ऊर्जा का जोड़ होती है। और बिना फिसले लुढ़कने की एक शर्त है। क्या? शर्त यह है कि पहिए का जो हिस्सा जमीन को छू रहा है वो उस पल के लिए रुका हुआ होना चाहिए। और इसी शर्त से हमें एक बहुत जरूरी रिश्ता मिलता है, VCM = R ओमेगा। और हमारे नोट्स में वो क्लासिक सवाल है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। हाँ, वो रेस वाला। हाँ, एक झुके हुए तल पर एक रेस हो रही है। रेस में भाग ले रहे हैं एक ठोस गोला, एक डिस्क और एक रिंग। तीनों का वजन और आकार एक जैसा है। उन्हें एक साथ छोड़ा जाता है। कौन जीतेगा? मेरा दिमाग तो कहता है कि सब साथ पहुंचेंगे, या शायद जो सबसे भारी हो। पर यहां तो सब बराबर हैं। लेकिन नोट्स कहते हैं कि नतीजा हमेशा एक ही होता है। और ये नतीजा हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देता है। कैसे? यहाँ वजन या आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस वो जीतेगा जो अपनी स्थितिज ऊर्जा को, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को, आगे बढ़ने वाली ऊर्जा में सबसे असरदार तरीके से बदल पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए कि हर प्रतियोगी के पास 100 रुपए हैं, यानी ऊर्जा। उन्हें ये पैसे 2 चीजों पर खर्च करने हैं, आगे दौड़ने पर और अपनी जगह पर कलाबाजी करने यानी घूमने पर। ठीक है। जो अपनी कलाबाजी पर सबसे कम पैसे खर्च करेगा उसके पास दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे और वो रेस जीत जाएगा। अच्छा। रिंग का सारा द्रव्यमान बाहर की तरफ होता है, इसलिए उसका जड़त्व आघूर्ण, मतलब घूर्णी आलस, सबसे ज्यादा होता है। तो वो घूमने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगी। बिल्कुल, वो अपनी ज्यादातर ऊर्जा कलाबाजी पर ही खर्च कर देती है। डिस्क की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन ठोस गोला वो सबसे किफायती है। किफायती? हाँ,
उसका द्रव्यमान केंद्र के पास होता है, उसका जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होता है। वो अपनी बहुत कम ऊर्जा घूमने पर खर्च करता है और ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल आगे भागने में करता है। तो मतलब ठोस गोला जीतेगा? हमेशा। ठोस गोला हमेशा पहले पहुंचता है, उसके बाद डिस्क और सबसे आखिर में बेचारी रिंग आती है। कमाल है। त्वरण का जो सूत्र है A=G sin θ अपॉन 1 + IMR², वो यही कहानी बताता है। जिसका IMR² सबसे कम, उसका त्वरण सबसे ज्यादा। कमाल है। तो ये एक ऐसी रेस है जिससे वो जीतता है जो घूमने में सबसे ज्यादा कंजूस है। ये दिखाता है कि द्रव्यमान से ज्यादा जरूरी द्रव्यमान का वितरण है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दिमाग अब सच में घूम रहा है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को परीक्षा के लिए एक साथ कैसे याद रखा जाए? सबसे अच्छी ट्रिक है इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना। पुल बनाना? हाँ, रैखिक गति और घूर्णी गति दो समानांतर दुनियाओं की तरह हैं। एक दुनिया का हर किरदार दूसरी दुनिया में अपना एक जुड़वा रखता है। अच्छा, कैसे? सीधी रेखा का बल, फोर्स, यहाँ घुमाव वाला धक्का यानी बलाघूर्ण टॉर्क बन जाता है। ठीक है। वहाँ का द्रव्यमान मास, यहाँ का घूर्णी आलस यानी जड़त्व आघूर्ण है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ। वहाँ की रफ्तार v, यहाँ की कोणीय रफ्तार ओमेगा है। और न्यूटन का मशहूर नियम F=ma भी अपना जुड़वा रूप ले लेता है और τ=I बन जाता है। अरे वाह। अगर आपको एक दुनिया के नियम याद है तो आप दूसरी दुनिया के नियमों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो एक तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने जैसा है। ये बहुत मददगार है। हाँ। और अगर कुछ ऐसी बातें हों जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए तो वो क्या होंगी? अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो ये हैं। बताइए। 1. टॉर्क ही घूमने का कारण है, बिना इसके कोई चीज घूमना शुरू या बंद नहीं कर सकती। 2. कोणीय संवेग एक अटूट वादा है, पर तभी जब कोई बाहरी टॉर्क न हो। ठीक है। 3. जड़त्व आघूर्ण सिर्फ वजन नहीं बल्कि द्रव्यमान का फैलाव भी देखता है। और चौथा? और 4. झुके हुए तल की रेस में ठोस चीजें खोखली चीजों को हमेशा हरा देती हैं। तो ये थी घूर्णी गति की दुनिया की हमारी पड़ताल। एक साधारण दरवाजे को खोलने से लेकर झुके हुए तल पर चीजों की रेस तक। हाँ। हमने देखा कि कैसे कुछ बुनियादी नियम हमारे चारों ओर की दुनिया की व्याख्या करते हैं, चाहे वो एक आइस स्केटर का घूमना हो या एक पहिए का लुढ़कना। आज हम भौतिकी के कुछ ऐसे नियमों पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहे हैं। हाँ, जब हम कैरम खेलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या बस एक बैट को अपनी उंगली पे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो भौतिकी की एक पूरी गाइडबुक जैसे है, जो इन विषयों को बिल्कुल शून्य से उठाकर मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर तक ले जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ क्या नहीं बताते बल्कि क्यों और कैसे भी समझाते हैं। हाँ, ये सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया विकसित करना है। तो आज का हमारा मिशन इन 2 बड़े विचारों को सुलझाना है। द्रव्यमान केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और संघट यानी कोलिजन्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ किताबों के विषय नहीं बल्कि असल दुनिया में हो रही घटनाओं के पीछे के गुप्त नियम है। ठीक है। तो चलिए एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं। एक क्रिकेट बैट को उसकी नोक पर संतुलित करना तो नामुमकिन है, लेकिन बीच में कहीं एक खास जगह पर वो टिक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये उस जादुई बिंदु की वजह से होता है जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जादुई बिंदु? हाँ, स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। ये वो औसत बिंदु है जहां किसी वस्तु का सारा द्रव्यमान आप मान सकते हैं कि वो वहीं केंद्रित है। अच्छा, तो ये बस एक बैलेंसिंग पॉइंट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ संतुलन का बिंदु नहीं है। ज्यादा है मतलब? सोचिए, ये उस पूरी वस्तु का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि? हाँ, या कह लीजिए राजदूत है। अगर आपको उस पूरी वस्तु को बिना घुमाए सिर्फ सीधी रेखा में धकेलना है तो आपको बल ठीक उसी बिंदु पर लगाना होगा। अगर आप कहीं और बल लगाएंगे तो वो घूमने लगेगी। अच्छा, तो मानो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी वस्तु की तरफ से बात करता है। वस्तु को सीधी रेखा में चलाना है तो बस इसी पॉइंट को धक्का देना है। एकदम सही। ठीक है, तो ये सिस्टम का प्रतिनिधि है। इन दस्तावेजों में एक बहुत ही आकर्षक नियम का जिक्र है जो इसकी गति से जुड़ा है। हाँ, और ये भौतिकी के सबसे गहरे विचारों में से एक है। नियम ये है कि किसी सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की गति सिर्फ और सिर्फ बाहरी बलों से प्रभावित होती है। सिर्फ बाहरी बलों से? हाँ, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। स्रोत में एक बम के फटने का उदाहरण है। अगर हवा में फेंका गया कोई बम बीच रास्ते में फट जाए तो उसके टुकड़े तो हर तरफ बिखर जाते हैं। उनमें जबरदस्त ऊर्जा होती है। हाँ, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सिस्टम का प्रतिनिधि, उसका द्रव्यमान केंद्र, ऐसे चलता रहेगा जैसे उसे पता ही ना हो कि कोई विस्फोट हुआ है? बिल्कुल,
और ये एक बहुत गहरी बात है। कैसे? इसका मतलब है कि भौतिकी के नियमों की नजर से वो विस्फोट हुआ ही नहीं। क्या बात है? सिस्टम के लिए एक अदृश्य बिंदु, उसका प्रतिनिधि, अभी भी शांति से उसी परवल एक रास्ते पर चल रहा है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारा ड्रामा शोर शराबा, वो सब एक आंतरिक मामला है। बिल्कुल, वो सब एक आंतरिक मामला है। वाह, ये तो ऐसा है जैसे किसी परिवार में अंदर कितनी भी लड़ाई हो, बाहर से देखने पर परिवार का मुखिया एक ही रास्ते पर चलता दिखता है। हाँ, बहुत अच्छा एनालॉजी है। और एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में लिखी है, बताइए। ये जरूरी नहीं कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा वस्तु के पदार्थ के अंदर ही हो। अच्छा, जैसे एक डोनट या एक अंगूठी का द्रव्यमान केंद्र उसके बीच के खाली हिस्से में होता है। ओह, सही है। या जैसे हाई जंप वाले एथलीट अपनी पीठ को इस तरह मोड़ते हैं कि उनका शरीर तो बार के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन उनका द्रव्यमान केंद्र बार के नीचे से गुजर जाता है। कमाल है। तो द्रव्यमान केंद्र हमें बताता है कि पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसे रोकना कितना मुश्किल होगा। एक ही रास्ते पर जाती एक साइकिल और एक ट्रक में जमीन आसमान का फर्क है। सही पकड़ा। यहीं पर स्रोतों में एक नया विचार आता है, रैखिक संवेग या लीनियर मोमेंटम का। बिल्कुल, संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा को मापता है। गति की मात्रा? हाँ, ये सिर्फ गति नहीं है, बल्कि द्रव्यमान में लिपटी हुई गति है। इसका फॉर्मूला है P = mv। द्रव्यमान गुणा वेग। हाँ, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसी गति पर उसका संवेग भी बहुत ज्यादा होता है, और उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत होती है। और यहीं पर भौतिकी का वो नियम आता है जिसे स्रोत ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियमों में से एक कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। हाँ, और ये नियम बहुत सरल और शक्तिशाली है। ये कहता है, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो उसका कुल संवेग हमेशा स्थिर रहेगा। हमेशा? हमेशा। मतलब टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग हमेशा बराबर होगा। चीजें आपस में टकरा सकती हैं, एक दूसरे को धकेल सकती हैं, लेकिन कुल संवेग नहीं बदलेगा। कभी नहीं। अच्छा, स्रोत में आवेग यानी इम्पल्स का भी जिक्र है, जो बल्ले और गेंद के टकराने जैसा है। मेरी समझ ये है कि ये बस एक बहुत बड़ा फोर्स है जो बहुत कम समय के लिए लगता है। क्या यही है? बिल्कुल, वो इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसकी खूबसूरती आवेग संवेग प्रमेय में है। वो क्या है? ये सिर्फ बल नहीं है, ये असल में संवेग में हुए बदलाव को मापने का एक तरीका है। जब आप कहते हैं कि गेंद का मोमेंटम बदल गया, तो आवेग आपको बताता है कि वो बदलाव कितना था। अच्छा। आवेग होता है बल गुणा समय, और ये संवेग में हुए बदलाव के ठीक बराबर होता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि संवेग में बदलाव तो उतना ही होना है, मतलब तेजी से आती गेंद को रुकना ही है। हाँ, हमारे पास बस दो रास्ते हैं, या तो कम समय में जबरदस्त बल झेलें या ज्यादा समय लेकर उस बल को फैला दें। एकदम सही। जब कोई खिलाड़ी गेंद पकड़ते हुए हाथ पीछे खींचता है, तो वो उस बल को फैलाने जैसा काम कर रहा है। बिल्कुल, आपने खुद ही सिद्धांत का व्यवहारिक मतलब निकाल लिया। आप संपर्क का समय ΔT बढ़ा रहे हैं, जिससे बल का प्रभाव कम हो जाता है और हाथ में चोट नहीं लगती। हाँ, गाड़ियों के एयरबैग भी ठीक यही काम करते हैं। वे टक्कर के 0.1 सेकंड को 0.5 सेकंड में बदल देते हैं और उतने से ही जान बच जाती है। ये सब हमें इस चर्चा के मुख्य विषय पर लाता है, संघट यानी टक्करें। जब चीजें असल में एक दूसरे से टकराती हैं, स्रोत इन्हें बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटते हैं, लेकिन इन सब में एक बात तो पक्की है, जैसा हमने अभी सीखा, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। हाँ, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, है ना? बशर्ते कोई बाहरी बल ना हो। बिल्कुल, टक्कर के दौरान लगने वाले बल आंतरिक होते हैं। असली फर्क आता है एक दूसरी चीज में। किसमें? गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, गति के कारण होने वाली ऊर्जा। हाँ, कुछ टक्करों में ये ऊर्जा बनी रहती है और कुछ में ये गर्मी, आवाज या वस्तु का आकार बदलने में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इन दस्तावेजों के हिसाब से 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, प्रत्यास्थ संघट यानी इलास्टिक कोलिशन। इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ये एक आदर्श उछाल है जहां कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। दूसरा है अप्रत्यास्थ संघट, इनइलास्टिक कोलिशन, और एक ही बनकर आगे बढ़ती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा का नुकसान होता है। अच्छा। इसे ऐसे सोचें, अगर आप एक सुपर बॉल को दीवार पर मारें, वो लगभग उतनी ही ऊंचाई तक वापस उछलती है। ये हुआ प्रत्यास्थ। ठीक है। अब अगर आप उसी दीवार पर गीली मिट्टी का गोला फेंकें, वो चिपक कर वहीं रह जाता है। वो हुआ पूर्णतः अप्रत्यास्थ। और ज्यादातर असली दुनिया की टक्करें इन दोनों के बीच में कहीं होती हैं। बिल्कुल, जैसे कार का टकराना। ऊर्जा का नुकसान तो होता है, लेकिन चीजें हमेशा चिपक नहीं जाती हैं। इन सबको मापने के लिए स्रोत में एक प्रत्यावस्थान गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या ई का जिक्र है। तो ई बस एक बाउंसीनेस स्कोर है 0 से 1 के बीच। बिल्कुल सही शब्द है बाउंसीनेस स्कोर। E = 1 मतलब परफेक्ट सुपर बॉल, जिसमें कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं।
और E = 0? E = 0 मतलब गीली मिट्टी का गोला जो चिपक गया, और हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों का E इन दोनों के बीच होता है। मुझे नोट्स में दिए गए कुछ शॉर्टकट बहुत दिलचस्प लगे, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। हाँ, जैसे अगर एक जैसे द्रव्यमान की दो चीजों में सीधी और प्रत्यास्थ टक्कर हो, तो उनकी गतियां आपस में बदल जाती हैं। हाँ, बिलियर्ड्स या कैरम में ये अक्सर दिखता है। क्लासिक परिणाम है। जब स्ट्राइकर सीधे किसी गोटी से टकराता है तो स्ट्राइकर रुक जाता है और गोटी स्ट्राइकर की गति से आगे बढ़ जाती है। अच्छा, और एक और मजेदार केस है जब एक बहुत हल्की गेंद किसी बहुत भारी खड़ी हुई दीवार से टकराती है। तो वो लगभग उसी गति से वापस लौट आती है, बस उसकी दिशा उलट जाती है। ये छोटे छोटे नियम वाकई जटिल गणनाओं से बचाते हैं और हमें टक्कर का नतीजा तुरंत समझने में मदद करते हैं। चलिए अब इन सब विचारों को एक साथ लाते हैं। स्रोत में अंत में विस्फोट यानी एक्सप्लोजन्स की बात की गई है। क्या हम कह सकते हैं कि एक विस्फोट एक तरह से टक्कर का उल्टा है? ये सोचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल। मतलब टक्कर में गतिज ऊर्जा कम हो सकती है, जबकि विस्फोट में रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। लेकिन यहाँ भी भौतिकी के वही मूल नियम काम करते हैं। और विस्फोट के बल आंतरिक होते हैं। सही। तो इसका मतलब है कि संवेग संरक्षण का नियम यहाँ भी लागू होगा। हमेशा। अगर एक पटाखा फटने से पहले हवा में स्थिर था, यानी उसका संवेग 0 था, तो फटने के बाद उसके हजारों टुकड़े भले ही कहीं भी जाएं, उन सबका कुल संवेग 0 ही रहेगा। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि कुछ टुकड़े अगर दाईं ओर जाएंगे तो कुछ को बाईं ओर जाना ही पड़ेगा ताकि कुल संवेग 0 बना रहे। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, उस पूरे बिखरते हुए सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र वो अभी भी अपनी जगह पर शांति से लटका रहेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर पटाखा किसी रास्ते पर चल रहा था तो द्रव्यमान केंद्र उसी रास्ते पर चलता रहेगा। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। स्रोत के अंत में रिवीजन के लिए कुछ बहुत अच्छी लाइनें हैं जो इन सभी अवधारणाओं का सार है। पहली है, द्रव्यमान केंद्र निकाय का प्रतिनिधि है, जो हमें याद दिलाता है कि जटिल सिस्टम के व्यवहार को समझने के लिए हमें बस उसके प्रतिनिधि को देखना है। दूसरी, ये टक्कर की समस्याओं को हल करने का मूल मंत्र है। हमेशा संवेग से शुरू करें। तीसरी, आवेग संवेग में परिवर्तन है। यह हमें बताता है कि बल और समय मिलकर कैसे गति को बदलते हैं। और आखिरी दो, विस्फोट में कॉम यानी द्रव्यमान केंद्र अपना रास्ता नहीं बदलता। और E = 1 यानी परफेक्ट उछाल, E = 0 यानी चिपकाव। ये पंक्तियां वाकई सब कुछ एक साथ बांध देती हैं। ये सिर्फ परीक्षा के लिए सूत्र नहीं है, बल्कि ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने क्रिकेट बैट को संतुलित करने के एक साधारण से विचार से शुरुआत की और उन नियमों तक पहुंचे जो एक कार दुर्घटना में क्या होता है से लेकर अंतरिक्ष में ग्रहों के टकराने या सितारों के फटने तक को नियंत्रित करते हैं। सही कहा। और ये स्रोत भौतिकी के समस्याओं को हल करने का एक बहुत ही तार्किक तरीका भी दिखाते हैं। हाँ, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला, अपने सिस्टम को परिभाषित करें। दूसरा, देखें कि कोई बाहरी बल है या नहीं। अगर नहीं है तो संवेग संरक्षण का नियम लागू करें। और अंत में टक्कर के बाउंसीनेस के आधार पर ऊर्जा के बारे में सोचें। हाँ, ये कदम दर कदम दृष्टिकोण भ्रम से बचाता है। स्रोतों में सीखी गई बातों पर आधारित एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। हमने बार बार कहा कि आंतरिक बल किसी सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की गति को नहीं बदल सकते। बम का फटना एक आंतरिक प्रक्रिया है, इसलिए उसका द्रव्यमान केंद्र अपना रास्ता नहीं बदलता। सही है। अब एक रॉकेट के बारे में सोचें। एक रॉकेट आगे बढ़ने के लिए अपने ही अंदर से द्रव्यमान यानी जला हुआ ईंधन तेजी से पीछे की ओर फेंकता है। हाँ, एक तरह का नियंत्रित और निरंतर होने वाला विस्फोट ही है। तो फिर इन सिद्धांतों के आधार पर एक रॉकेट अंतरिक्ष के खालीपन में, जहां धकेलने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने ही सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र की गति को बदलने में कैसे कामयाब होता है? यह हमारे नियमों का उल्लंघन कैसे करता है या फिर नहीं करता? कभी सोचा है, हम कोई गेंद हवा में उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? या फिर हमारी पृथ्वी अरबों सालों से सूरज के चारों ओर एक ही रास्ते पर चक्कर क्यों लगा रही है? इन सभी बड़े बड़े सवालों का जवाब असल में एक ही शब्द में छिपा है, गुरुत्वाकर्षण। आज हम इसी अदृश्य शक्ति पर एक गहरी और मजेदार चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरू करके, मतलब एकदम बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक ले जाएगी। तो चलिए इस कॉस्मिक ग्लू यानी ब्रह्मांड को जोड़े रखने वाले गोंद की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि यह आखिर काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है?
क्या हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक अदृश्य खिंचाव है जो हर उस चीज को खींचता है जिसमें वजन यानी मास होता है? बिल्कुल, ये सिर्फ पृथ्वी और हमारे बीच का मामला नहीं है। ये आपके लैपटॉप और कॉफी मग के बीच भी है, और दो बहुत दूर के तारों के बीच भी। ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है। अच्छा। और इसी यूनिवर्सल आइडिया को न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में समझाया था। वाओ। ये नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। न्यूटन ने कहा कि दो चीजों के बीच का जो खिंचाव है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली, उन चीजों का मास कितना है। मास जितना ज्यादा होगा, खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। और दूसरी बात दूरी होगी, है ना? हाँ, दूरी। लेकिन दूरी का असर वो कहीं ज्यादा नाटकीय होता है। अगर आप दो चीजों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो उनके बीच का खिंचाव आधा नहीं होता, तो वो 4 गुना कम हो जाता है। 4 गुना? हाँ, और दूरी 3 गुना कर दें तो खिंचाव 9 गुना कम हो जाएगा। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अच्छा, मतलब दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन तेजी से घटता है। और मैंने सुना है कि इस पूरे खेल को एक मास्टर नंबर चलाता है जिसे जी कहते हैं। एग्जैक्टली, जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसे इस नियम का हीरो कह सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में, चाहे आप यहां हो या किसी और आकाशगंगा में, हमेशा सेम रहती है। हमेशा? हमेशा। ये कॉस्मिक रूल है जो कभी नहीं बदलता, और ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि उन दो चीजों के बीच में क्या है, हवा, पानी या वैक्यूम। जी हमेशा जी ही रहेगा। यहाँ एक आम कंफ्यूजन भी है जो अक्सर सुनने में आता है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन और गुरुत्व या ग्रेविटी, क्या ये एक ही चीज नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों के एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इनमें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। आप ग्रेविटेशन को पूरे ब्रह्मांड में अट्रैक्शन का रूल बुक मान सकते हैं। ये किन्हीं भी दो मास वाली चीजों के बीच काम करता है, जैसे सूरज और बृहस्पति के बीच। ठीक है। लेकिन जब उन दो चीजों में से एक हमारी पृथ्वी हो तो उस खास खिंचाव को हम एक निकनेम दे देते हैं, ग्रेविटी या गुरुत्व। हम सबने स्कूल में रटा है जी। जब कोई चीज पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। इसी को हम जी या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। हाँ, जिसकी वैल्यू हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं। पर यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है, और वो ये है कि ये जी गिरने वाली चीज के मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। एक मिनट, ये सुनने में तो बिल्कुल गलत लगता है। मतलब एक भारी भरकम पत्थर और एक हल्का पंख दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। असल जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होता। पंख तो हमेशा धीरे धीरे लहराता हुआ नीचे आता है। यही तो मजा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, और उसका कारण ग्रेविटी नहीं है। तो फिर क्या है? हवा, एयर रेजिस्टेंस। हवा पंख को ज्यादा रोकती है और पत्थर को कम। लेकिन अगर हम हवा को हटा दें, मतलब एक वैक्यूम बना दें जैसा चांद पर है, तो एक पंख और एक हथौड़ा बिल्कुल एक ही समय पर जमीन पर गिरेंगे। सच में? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर करके दिखाया भी था। ये गैलीलियो ने सदियों पहले कह दिया था। वाह, ये तो कमाल है। तो अगर जी चीज के वजन पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। ये सच है कि आपका वजन जी को नहीं बदलता, लेकिन आपकी लोकेशन जरूर बदलती है। अच्छा। जी की 9.8 वाली वैल्यू सिर्फ एक एवरेज है। असल में ये 4 मुख्य कारणों से बदलती है। पहला है ऊंचाई। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, हम पृथ्वी के केंद्र से दूर हो रहे होते हैं, इसलिए जी का मान कम होता जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पर कम होता है। तो क्या जमीन के नीचे किसी गहरी खदान में जाने पर यह बढ़ेगा क्योंकि हम केंद्र के पास जा रहे हैं? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। असल में गहराई में जाने पर भी जी का मान कम होता है। वो क्यों? सोचिए, जब आप किसी खदान में उतरते हैं तो पृथ्वी का कुछ मास आपके ऊपर भी तो आ जाता है। हाँ। तो वो आपको ऊपर की ओर खींचता है। इसका असर ये होता है कि जी कम होने लगता है, और अगर आप किसी तरह पृथ्वी के एकदम सेंटर पर पहुंच जाएं तो वहां जी का मान 0 हो जाएगा। 0? हाँ, 0, क्योंकि वहां आपको हर दिशा से बराबर खींचा जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ऊंचाई और गहराई दोनों ही जी को कम करते हैं, लेकिन पृथ्वी तो वो एक शांत पत्थर की गेंद जैसी नहीं है, वो घूम भी रही है और ध्रुवों पर थोड़ी पिचकी हुई भी है। क्या इसका भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, और यही बाकी के 2 कारण हैं। तीसरा कारण है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी संतरे की तरह है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई। इसका मतलब है कि ध्रुवों पर पृथ्वी का रेडियस कम है, और जैसा हमने न्यूटन के नियम में देखा, दूरी कम होने पर खिंचाव मजबूत होता है। सही। इसलिए ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम। और चौथा कारण इसके घूमने से जुड़ा होगा। एग्जैक्टली। चौथा कारण है पृथ्वी का घूर्णन।
जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो एक बाहर की ओर धकेलने वाला बल पैदा होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। हाँ, जैसे झूले पर महसूस होता है। वैसा ही ये बल ग्रेविटी के असर को थोड़ा कम करता है और ये असर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों पर लगभग 0। तो इन दोनों कारणों की वजह से अगर किसी को सच में अपना वजन थोड़ा कम करना हो बिना डाइटिंग के, हाँ, तो इक्वेटर पे चले जाइए। बिल्कुल, ये बढ़िया टिप है। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। अगर हम किसी चीज को इतनी जोर से फेंकें कि वो पृथ्वी की पकड़ से हमेशा के लिए छूट जाए, एक तरह की गेट आउट ऑफ जेल स्पीड। इसी स्पीड को पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी के लिए ये लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। हाँ, जरा इस स्पीड को इमेजिन कीजिए। एक सेकंड में दिल्ली से गुड़गांव से भी आगे। इतनी तेज रफ्तार चाहिए किसी रॉकेट को पृथ्वी के खिंचाव से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये भी फेंकी जाने वाली चीज के मास पर डिपेंड नहीं करती होगी। आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। एक छोटे से सैटेलाइट और एक विशाल स्पेसशिप, दोनों के लिए पृथ्वी से एस्केप वेलोसिटी एक ही होगी। ये सिर्फ उस ग्रह के मास और रेडियस पर डिपेंड करती है जिससे आप भागना चाहते हैं। अच्छा। मजे की बात यह है कि हर ग्रह का अपना अलग एस्केप वेलोसिटी है। चांद पर यह सिर्फ 2.4 किलोमीटर है। बहुत कम है। हाँ, इसीलिए वहां से वापस आना बहुत आसान है। लेकिन बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह से निकलने के लिए आपको 60 किलोमीटर की जबरदस्त रफ्तार चाहिए होगी। बाप रे। ठीक है, ये तो हुई भाग जाने की बात। लेकिन अगर हमें भागना नहीं है बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करता है, जाहिर है उसके लिए स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। सही। उसके लिए हमें कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है। ये वो परफेक्ट स्पीड है जो ग्रेविटी के खिंचाव को बैलेंस करती है। इस स्पीड पर सैटेलाइट असल में लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है, लेकिन वो इतना तेज चल रहा होता है कि वो हमेशा पृथ्वी से मिस हो जाता है। मतलब वो बस गिरता रहता है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। बिल्कुल। पृथ्वी के पास की कक्षाओं के लिए ये स्पीड लगभग 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसमें खास तरह के सैटेलाइट भी होते हैं ना, भूस्थैतिक उपग्रह, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो हमें आसमान में हमेशा एक ही जगह पर टिके हुए दिखाई देते हैं। वो कैसे काम करते हैं? हाँ, वो कम्युनिकेशन और मौसम की भविष्यवाणी के लिए बहुत जरूरी है। उनका एक ही जगह पर टिके रहने का राज 3 गोल्डन रूल्स में छिपा है। पहला, उनका एक चक्कर पूरा करने का समय, मतलब परिक्रमण काल, पृथ्वी के घूमने के समय के ठीक बराबर होता है, 24 घंटे। ओके, 24 घंटे। दूसरा, वो पृथ्वी के इक्वेटर के ठीक ऊपर घूमते हैं। और तीसरा, वो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की एक खास ऊंचाई पर होते हैं। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं और हमें हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देते हैं। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। तो न्यूटन ने हमें क्यों का जवाब दिया? ग्रेविटी नाम का एक अदृश्य बल। लेकिन उनसे लगभग 100 साल पहले एक और खगोल शास्त्री केपलर, उन्होंने सिर्फ तारों को देखकर कैसे की पहेली सुलझा ली थी, मतलब बिना किसी फोर्स के कॉन्सेप्ट के। बिल्कुल। केपलर की कहानी दिखाती है कि बिना कारण जाने भी आप पैटर्न समझ सकते हैं। उनका पहला नियम, कक्षाओं का नियम, उस समय के लिए क्रांतिकारी था। सब मानते थे कि ग्रह ईश्वर की बनाई चीजें हैं, इसलिए वो परफेक्ट गोले में घूमते होंगे। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पर केपलर ने बताया वह नहीं, ग्रह सूर्य के चारों ओर हल्के से चपटे या अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं, जिन्हें दीर्घवृत्त या एलिप्स कहते हैं। और सूर्य उस रास्ते के सेंटर में नहीं बल्कि एक तरफ होता है, जिसे फोकस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चक्कर लगाते हुए ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। कभी ग्रह सूर्य के पास होता है तो कभी दूर। एग्जैक्टली। और यहीं से उनका दूसरा और भी शानदार नियम निकलता है, जिसे क्षेत्रफल का नियम या लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं। ये नियम कहता है कि जब कोई ग्रह घूमते हुए सूर्य के पास आता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। हाँ, और जब दूर जाता है तो धीमी हो जाती है। ये ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है, जिसे कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई आइस स्केटर गोल घूम रहा हो। जब वो अपने हाथ सिकोड़ता है तो उसके घूमने की रफ्तार तेज हो जाती है। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ग्रह भी सूर्य के पास आकर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और उनका तीसरा और आखिरी नियम? तीसरा नियम, आवर्तकाल का नियम, ग्रहों की दूरी और उनके साल की लंबाई के बीच एक जादुई गणितीय रिश्ता बताता है। केपलर ने खोजा कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल यानी टी का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी a की तीसरी घात के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, t² प्रोपोर्शनल टू a³। हाँ, आसान भाषा में जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका साल उससे कहीं ज्यादा लंबा होगा। इसीलिए बुध का साल सिर्फ 88 दिन का होता है, जबकि नेपच्यून जो बहुत दूर है उसे एक चक्कर लगाने में 165 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं।
तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली ये कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन पूरे ब्रह्मांड का नियम है। गुरुत्व या ग्रेविटी पृथ्वी का लोकल नाम है। दूसरी सबसे जरूरी बात जो हमारे रोज के अनुभव को चैलेंज करती है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी गिरने वाली वस्तु के वजन पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये पंख और पत्थर वाली बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और तीसरी, जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र और अनंत पर 0। ये पृथ्वी के आकार और घूमने का सीधा नतीजा है। और ये देखना कितना आकर्षक है कि कैसे न्यूटन का एक सिद्धांत एक गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों की विशाल कक्षाओं तक हर चीज की व्याख्या कर देता है। ये ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। बिल्कुल, हमने उपग्रहों की स्पीड और उनके रास्ते के बारे में बात की, लेकिन उनके एनर्जी बजट के बारे में क्या? किसी उपग्रह की अपनी कक्षा में कुल ऊर्जा कितनी होती है? उसमें से कितनी उसकी गतिज ऊर्जा है और कितनी स्थितिज ऊर्जा? और क्या ये दोनों एक दूसरे में बदल सकती हैं? शायद ये सवाल हम आगे की खोज के लिए छोड़ते हैं। स्वागत है। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो भौतिकी के एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं कोने में ले जाते हैं। ठोसों के गुण। हाँ, मतलब जब हम किसी चीज को खींचते हैं या दबाते हैं तो वो वैसा व्यवहार क्यों करती है जैसा वो करती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। स्रोत हमें एक बहुत ही साधारण से रबर बैंड से शुरू करके उन सिद्धांतों तक ले जाते हैं जिन पर बड़े बड़े पुल और गगनचुंबी इमारतें टिकी होती हैं। सही कहा। एक रबर बैंड खींचने पर वापस क्यों आ जाता है, लेकिन कांच का एक टुकड़ा वो तो टूटकर बिखर जाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही आम अनुभव से होती है ना? एक रबर बैंड को खींचना हम सबने किया है। हाँ, खींचते हैं, वो लंबा होता है और छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। आज हम इसी के पीछे का मतलब जो विज्ञान है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ किसी यूं कहिए क्लासरूम का विषय नहीं है। ये समझना कि अलग अलग पदार्थ दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यही तो मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की बुनियाद है। अच्छा। जिन पुलों पर हम गाड़ी चलाते हैं से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक, हर चीज के डिजाइन के पीछे यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें दो मुख्य विचारों को पकड़ना होगा। पहला तो यही है कि जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसके आकार में बदलाव आता है। तो भौतिकी में इस बदलाव को नापने का कोई खास तरीका है? बिल्कुल है, और उसे ही हम कहते हैं विकृति, अंग्रेजी में स्ट्रेन। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि तार कितने सेंटीमीटर लंबा हुआ, बल्कि ये उसकी मूल लंबाई के अनुपात में कितना बदला ये बताता है। जैसे अगर एक 10 मीटर लंबा तार खींचकर 11 मीटर हो गया और एक 100 मीटर का तार खींचकर 101 मीटर हुआ, तो दोनों में बदलाव तो एक ही मीटर का है। हाँ, पर विकृति पहले वाले में ज्यादा है। इसीलिए इसका सूत्र है इप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल, यानी लंबाई में बदलाव बटे असली लंबाई। अच्छा, तो इसका मतलब इसकी कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं होती होगी, क्योंकि ये तो मीटर को मीटर से भाग देने जैसा है। एकदम सही, ये एक शुद्ध अनुपात है। ये हमें बस बताता है कि कोई चीज अपने मूल आकार की तुलना में कितना विकृत हुई है। ठीक है, तो ये तो हुआ बाहरी बदलाव जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो अंदर से भी तो कोई विरोध करती होगी, वो वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करती है। उस अंदरूनी लड़ाई का क्या नाम है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उसी अंदरूनी लड़ाई को, उसी आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस। जब हम रबर बैंड को बाहर की ओर खींचते हैं तो रबर बैंड के अणु एक दूसरे को वापस अपनी जगह खींचते हैं। यही आंतरिक बल जब हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर नापते हैं तो वो प्रतिबल कहलाता है। यानी फोर्स पर एरिया। ये तो सुनने में दबाव या प्रेशर जैसा ही लगता है। हाँ, इसकी इकाई भी पास्कल ही है जो दाब की इकाई है। दोनों में फर्क सिर्फ संदर्भ का है। प्रतिबल आमतौर पर ठोस चीजों के अंदर पैदा होने वाले बल के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दाब वो तरल या गैस के लिए। पर हाँ, मूल विचार एक ही है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि ये प्रतिबल भी 3 तरह का होता है। एक तो है तनन प्रतिबल यानी टेंसाइल स्ट्रेस जो खींचने पर पैदा होता है। सही है। दूसरा है संपीड़न प्रतिबल या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो दबाने पर होता है, जैसे किसी खंबे पर, छत का वजन। लेकिन ये तीसरा वाला अपरूपण प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस, ये थोड़ा अलग है। इसे कैसे समझें? इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्रोत में ही दिया है। सोचिए आपके पास एक बहुत मोटी किताब है। ठीक है। आप उसके ऊपरी कवर को आगे की तरफ धकेलते हैं, जबकि निचला कवर अपनी जगह पर है। किताब थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, है ना? हाँ, उसका आकार बदल जाएगा। बिल्कुल, आप उसका आयतन नहीं बदल रहे, सिर्फ उसका आकार बिगाड़ रहे हैं। सतह के समानांतर लगने वाला यही बल अपरूपण प्रतिबल पैदा करता है। समझ गई। तो हमारे पास ये बल यानी प्रतिबल और आकार में बदलाव यानी विकृति, ये 2 चीजें हैं।
क्या इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध है? मतलब क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खींचने पर कोई चीज कितनी लंबी होगी? हाँ, और यही सवाल रॉबर्ट हुक ने 17वीं सदी में पूछा था। उनके जवाब को ही हम आज हुक का नियम कहते हैं, हुक्स लॉ। ये एक ऐसा नियम है जो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर है बहुत काम का। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है कि एक सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे, आकार में उतना ही ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन आपने कहा एक सीमा के अंदर, इसका क्या मतलब है? यही इस नियम की सबसे जरूरी शर्त है। ये सीमा है प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर अगर आप बल हटा लें तो वस्तु वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सीमा को पार कर दिया तो उसमें स्थायी बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल। यानी ये उस पसंदीदा टी शर्ट की तरह है जिसका कॉलर एक बार खिंच गया तो फिर वो हमेशा के लिए वैसा ही ढीला ढाला रहता है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। उस टी शर्ट ने अपनी प्रत्यास्थता सीमा पार कर दी है। तो जब तक आप उस सीमा के अंदर हैं, हुक का नियम लागू होता है। और इसी समानुपात से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है, प्रत्यास्थता गुणांक। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, ये किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो बताता है कि वो विरूपण का कितना विरोध करता है। सीधी भाषा में वो कितना जिद्दी या कठोर है। और स्रोत में इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है यंग गुणांक, यंग्स मॉड्यूलस। हाँ, ये लंबाई में होने वाले बदलाव से जुड़ा है। ये बताता है कि किसी तार को खींचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिसका यंग गुणांक ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा कठोर। इसीलिए स्टील का यंग गुणांक रबर के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और दूसरा है आयतन गुणांक, बल्क मॉड्यूलस। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि कोई पदार्थ दबाव में अपनी शक्ल बनाए रखने में कितना जिद्दी है। अगर आप एक फोम की गेंद और एक स्टील की गेंद को पानी में बहुत गहराई में ले जाएं, तो दोनों पर चारों तरफ से बराबर दबाव पड़ेगा। लेकिन फोम की गेंद पिचक कर छोटी हो जाएगी, जबकि स्टील की गेंद पर लगभग कोई असर नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि स्टील का आयतन गुणांक बहुत ज्यादा है। वो दबने का जबरदस्त विरोध करता है। और तीसरा है दृढ़ता गुणांक, शियर मॉड्यूलस, जो उस किताब वाले उदाहरण से जुड़ा है। ये मापता है कि कोई पदार्थ आकार बदलने या मरोड़े जाने का कितना विरोध करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो स्रोत में बताई गई है कि तरल पदार्थों के लिए इसका मान 0 होता है। 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तरल पदार्थ आकार में बदलाव का जरा भी विरोध नहीं करते। आप उन पर समानांतर बल नहीं लगा सकते, वो बस बह जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए वो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। उनका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये एक छोटी सी बात है, पर ठोस और तरल के बीच का एक बुनियादी फर्क बताती है। वाह! तो अब हमारे पास प्रतिबल, विकृति और हुक का नियम है। इन सबको एक साथ देखने का कोई तरीका है? स्रोत में एक प्रतिबल विकृति वक्र का जिक्र है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये क्या है? ये एक तरह से किसी पदार्थ का बायोडेटा है। हम एक धातु का तार लेते हैं, उस पर धीरे धीरे वजन बढ़ाते जाते हैं। यानी प्रतिबल बढ़ाते हैं। हाँ, और देखते हैं कि वो कितना खिंचता है, यानी विकृति को नापते हैं। फिर हम इन दोनों के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ उस तार की पूरी कहानी कह देता है, उसकी मजबूती से लेकर उसके टूटने तक। तो चलो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। ग्राफ की शुरुआत एक सीधी रेखा से होती है। ये क्या है? ये है आनुपातिक सीमा, जिसे बिंदु ए कहते हैं। जब तक ग्राफ सीधी रेखा है, इसका मतलब है कि प्रतिबल और विकृति का रिश्ता बिल्कुल सीधा है। हुक का नियम यहाँ पूरी तरह से लागू हो रहा है। ठीक है। इसके थोड़ा और आगे जाने पर बिंदु बी आता है, प्रत्यास्थता सीमा। ये तो वही लक्ष्मण रेखा है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये वापसी का आखिरी बिंदु है। यहाँ तक अगर हम बल हटा दें तो तार स्प्रिंग की तरह वापस अपनी असली लंबाई में आ जाएगा, कोई स्थायी नुकसान नहीं। लेकिन अगर हम और आगे बढ़े, अगर हम इस सीमा को लांघ जाएं, तब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां चीजें स्थायी रूप से बदल जाती हैं। इसे पराभव बिंदु या बिंदु सी कहते हैं। यहाँ से तार में प्लास्टिक विरूपण शुरू हो जाता है। अब अगर आप बल हटा भी लें तो भी तार हमेशा के लिए थोड़ा खिंच चुका होगा। मेरी टी शर्ट का कॉलर अब खराब हो चुका है। सही, और इसके बाद भी हम बल बढ़ाते रहें तो क्या होता है? तो तार और खिंचता जाएगा। लेकिन अब उसे खींचने के लिए पहले से कम जोर लगाना पड़ेगा। वो एक तरह से हार मानने लगता है। ग्राफ ऊपर चढ़ता रहता है और एक शिखर पर पहुंचता है, बिंदु डी, जिसे कहते हैं चरम तनन शक्ति, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, ये वो अधिकतम प्रतिबल है जो तार टूटने से पहले झेल सकता है। इसके बाद तार के किसी एक हिस्से में एक गर्दन सी बन जाती है और वो पतला होना शुरू हो जाता है। और फिर अंत में खटाक। हाँ, फिर आता है अंतिम बिंदु, ई, भंजन बिंदु, फ्रैक्चर पॉइंट, जहां तार टूट जाता है। ये तो किसी मटेरियल की पूरी जीवन कथा हो गई। तो क्या हर मटेरियल की कहानी ऐसी ही होती है? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये वक्र हमें पदार्थों को वर्गीकरण करने में मदद करता है। स्रोत 2 मुख्य श्रेणियों का जिक्र करता है। एक है तन्य पदार्थ,
डक्टाइल मटेरियल्स जैसे तांबा या सोना। अच्छा। इनके ग्राफ में चरम शक्ति D और भंजन बिंदु E के बीच काफी फासला होता है। वो टूटने से पहले बहुत ज्यादा खींचते हैं, एक तरह से चेतावनी देते हैं, और इसी गुण की वजह से हम सोने के इतने पतले तार बना पाते हैं। बात सही। और यही वर्गीकरण इंजीनियरिंग की जान है। जब भूकंप रोधी इमारतें बनती हैं तो इंजीनियर जानबूझकर भंगुर कंक्रीट के साथ तन्य स्टील की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ भंगुर कंक्रीट हो तो इमारत झटके में टूटकर ढह जाएगी, लेकिन स्टील टूटने से पहले बहुत खिंचता है, वो ऊर्जा को सोख लेता है, तो इमारत ढहने की बजाय झुकती है, जिससे लोगों को बाहर निकलने का समय मिल जाता है। अरे वाह! यहाँ पदार्थ का खींचना एक नाकामी नहीं बल्कि एक सुरक्षा फीचर बन जाता है। ये तो कमाल की बात है। तो दूसरी श्रेणी भंगुर पदार्थों की होगी। हाँ, भंगुर पदार्थ, ब्रिटल मटेरियल्स, जैसे कांच या सिरामिक। इनके वक्र में चरम शक्ति D और भंजन बिंदु E लगभग एक ही जगह होते हैं। वो बिना कोई चेतावनी दिए, बिना ज्यादा खिंचे अचानक टूट जाते हैं। अब एक और विचार पर आते हैं। जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो हम उस पर काम करते हैं। हमारी ये मेहनत, ये ऊर्जा जाती कहाँ है? वो उस रबर बैंड में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वो छिपी हुई ऊर्जा है जो बैंड को छोड़ने पर उसे वापस अपनी जगह ले आती है। तो आप जितनी ज्यादा विकृति पैदा करेंगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उसमें जमा होगी। हाँ, स्रोत में इसका एक सूत्र भी है। इकाई आयतन में ऊर्जा बराबर है आधा गुणा प्रतिबल गुणा विकृति। ज्यामितीय रूप से देखें तो ये प्रतिबल विकृति वक्र के नीचे का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब जो पदार्थ टूटने से पहले ज्यादा खिंचता है वो ज्यादा ऊर्जा सोख सकता है। बिल्कुल, यही वजह है कि कार के बम्पर भंगुर प्लास्टिक के नहीं बल्कि ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो टक्कर की ऊर्जा को सोख सकें। अब उस एक सवाल पर आते हैं जो स्रोत में दिया है और जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। स्टील रबर से ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। ये कैसे हो सकता है? हम तो रोज की भाषा में इलास्टिक का मतलब ही लचीला या खिंचने वाला समझते हैं। और यहीं पर रोजमर्रा की भाषा और भौतिकी की भाषा में फर्क आ जाता है। भौतिकी में प्रत्यास्थता का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज कितना खिंच सकती है, इसका मतलब है कि कोई चीज विरूपण का कितना विरोध करती है। एक मिनट, मतलब विरोध करना? हाँ, याद कीजिए, स्टील का यंग गुणांक रबर से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि समान विकृति पैदा करने के लिए, यानी स्टील और रबर को बराबर अनुपात में खींचने के लिए, आपको स्टील पर हजारों गुना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अच्छा। स्टील उस बदलाव का जबरदस्त विरोध कर रहा है, क्योंकि स्टील विरूपण का इतना ज्यादा विरोध करता है और बल हटाने पर पूरी तरह अपनी जगह वापस आ जाता है। इसलिए भौतिकी की नजर में वो रबर से कहीं ज्यादा प्रत्यास्थ है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से उल्टा है जैसा हम सोचते आए हैं। मतलब भौतिकी के नजर में एक स्टील का रूलर रबर बैंड से कहीं ज्यादा प्रत्यास्थ है। बिल्कुल। ये कैसी बात है जो दिमाग में बैठानी पड़ेगी। इसका मतलब प्रत्यास्था का असली मतलब खींचना नहीं बल्कि विरूपण का विरोध करना और वापस अपनी जगह आना है। बिल्कुल। और इसी समझ से एक बहुत ही व्यवहारिक चीज निकलती है, सुरक्षा कारक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब कोई इंजीनियर पोल या क्रेन डिजाइन करता है तो वो प्रतिबल विकृति वक्र को बहुत ध्यान से देखता है। वो कभी भी मटेरियल को उसकी चरम शक्ति के पास इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब अगर एक तार 100 किलो वजन पर टूटता है तो वो उस पर 90 किलो भी नहीं लटकाएंगे। 90 किलो तो बहुत दूर की बात है, वो शायद उस पर 20 या 30 किलो से ज्यादा नहीं लटकाएंगे। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि संरचना पर लगने वाला अधिकतम संभावित प्रतिबल भी उसके पराभव बिंदु से बहुत कम हो, ताकि उसमें कभी कोई स्थायी क्षति न हो। सही कहा। इसी मार्जिन को सुरक्षा कारक कहते हैं। ये एक तरह का इंजीनियरिंग का बीमा है जो हमें अप्रत्याशित भार और मटेरियल की खामियों से बचाता है। तो हमने एक साधारण से रबर बैंड से शुरू किया था और अब हम समझ रहे हैं कि स्टील क्यों ज्यादा प्रत्यास्थ है और पुलों को गिरने से कैसे बचाया जाता है। स्रोत की कुछ बातें वाकई दिमाग में बैठ गई हैं। पहली, प्रतिबल अंदरूनी लड़ाई है, विकृति बाहरी बदलाव है। और दूसरी, हुक का नियम एक लक्ष्मण रेखा तक ही काम करता है। हमने देखा कि पदार्थ कैसे एक सीमा तक बल सहते हैं और फिर हार मान के टूट जाते हैं। ये एक बड़े विचार को जन्म देता है। पदार्थ विज्ञान में विफलता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सफलता। अच्छा। किसी पदार्थ के भंजन बिंदु को समझना सिर्फ आपदाओं को रोकने के लिए नहीं है, ये उन चीजों को डिजाइन करने के लिए भी है जिन्हें खास और सुरक्षित तरीके से टूटने के लिए बनाया गया है। जैसे कार का क्रम्पल जोन जो टक्कर में खुद पिचक जाता है ताकि अंदर बैठे यात्री तक झटका ना पहुंचे। बिल्कुल, वो एक डिजाइन की गई विफलता है। विफलता को विनाशकारी होने के बजाय उपयोगी बना दिया गया है। यह सोचने पर मजबूर करता है हमारे आसपास और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बचाने के लिए एक तयशुदा तरीके से नाकाम होने के लिए डिजाइन की गई हैं।